कसूरों से। अरे इस बैल को ही बदल दो। आपका तो जो सजा हमें देनी है हम देंगे 2024 में, लेकिन आप 300 सीटें हैं, 155 एमपी आज खड़े हो जाओ, इसको बदल दो, दूसरा प्रधानमंत्री ले आओ, नितिन गडकरी को ले आओ, राजनाथ सिंह को ले आओ, और किसी तीसरे को ले आओ। लेकिन इस व्यक्ति से देश को बचाना बहुत जरूरी है, मैं आपको बता रहा हूं। इसने इसे समझ ही नहीं है कैसे देश चलना चाहिए। इन्होंने तो अपना उठे सुबह को, चलो भैया रात को 8 बज रहे, नोटबंदी कर दो। अब रात को 8 बजे मजदूरों का कोई व्यवस्था नहीं की, तालाबंदी कर दो, कभी जीएसटी कर दो। अरे भाई ऐसे देश चलता है क्या? सारी संस्थाओं को कुचलने का काम, मीडिया के ऊपर कितना इन्होंने शिकंजा कस दिया। कोई ट्वीट कर दे तो लड़की को, उसमें बैंगलोर वाली लड़की को, दिशा को उसमें जेल में डालने का काम कर दिया। तमाम संस्थाओं को रौंदने का काम कर रहे हैं ये। हमें इस संस्थाओं को बचाना होगा, और बीजेपी का भी कर्तव्य है। आप चाहो 155 इकट्ठे हो, प्रस्ताव पास करो कि हमने अपना नेता बदल दिया है, ये घुटने पे आ जाएंगे हमारे। स्वागत है दोस्तों न्यू इंडिया न्यूज नागरिक कल में। गत 3.5 महीनों से किसान आंदोलित है। किसान दिल्ली के बॉर्डर पे आके बैठा है। सरकारों ने उनसे बातचीत भी की है, लेकिन बातचीत बेनतीजा रही। सरकारों ने अब बातचीत से भी इनकार कर दिया है। किसान अलग अलग रास्तों से गुजरते हुए आज इस मकाम पे खड़े हैं, जिस मकाम पे वो सीधे सीधे सरकार को चुनौती देते नजर आ रहे हैं। ओट पे चोट, इस तरह की बात करते हुए किसान जगह जगह जहां पर भी चुनाव है वहां पे जाके जनता से संवाद करने की कोशिश कर रहे हैं, और जनता को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाजपा के अलावा आप किसी को भी वोट दे दे, लेकिन भाजपा को ना दे, क्योंकि ये किसान विरोधी सरकार है। अब किसानों पे ये आरोप लगने लगे हैं कि ये एक राजनीतिक आंदोलन है, विपक्ष इसके जरिए फायदा उठाना चाहता है। इसी मामले पे बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं चौधरी पुष्पेंद्र सिंह जी, जो किसान आंदोलन के एक नेता है, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। स्वागत है पुष्पेंद्र जी। जी धन्यवाद जी, मैं पहला सवाल ये पूछना चाहूंगा कि आप जिस तरह से वोट पे चोट की बात कर रहे हैं, फिर भी भाजपा बंगाल में चुनाव जीतने के सपने देख रही है, किस नजरिए से आप इसको देखते हैं और कहां तक इसमें भाजपा सफल होती हुई नजर आएगी बंगाल चुनाव को लेकर? नहीं, देखिए पहले तो मैं मुश्ताक जी आपको ये बता दूं कि हमने ये निर्णय क्यों लिया कि भाई इनके खिलाफ वोट दी जाए। ऐसा निर्णय क्यों लिया? लगभग 3.5 महीने का वक्त बीत गया है और एक विशाल किसान आंदोलन इस देश में चल रहा है। लगभग 3 लाख किसान दिल्ली घेरे बैठे हुए हैं, और 250 से ज्यादा किसान भाइयों की वहां शहादत इस आंदोलन में हो चुकी है। उसके बाद भी ये सरकार बिल्कुल निष्ठुर, असंवेदनशील और जो है दमनकारी नीतियों का प्रयोग हमारे ऊपर लगातार करती रही है। हमें तरह तरह की साजिशों में खालिस्तानी, पाकिस्तानी, टुकड़े टुकड़े और तरह तरह फॉरेन फंडिंग, तरह तरह के आरोप हमारे ऊपर लगाए गए, जबकि ये हमारे ही वोटों के बलबूते पर 300 सीट लेकर के वहां बैठे हुए हैं। तो यदि हमें ये लगता है कि कोई सरकार हमारे पक्ष में काम नहीं कर रही है, जिसको हमने अपनी वोटों के बलबूते पर वहां बिठाया दिल्ली में, हमें दिल्ली में घुसने नहीं दे रही है, इन्होंने कील ठोक दी है, बॉर्डर सील कर दिए हैं, तो ये हमारा लोकतंत्र में अधिकार है कि इनकी अंत में एक ही भाषा इनको समझ में आती है, वो भाषा वोट की भाषा है। उसकी वोट की चोट से इनको जो है इनकी आंखें खोलेंगे, और नहीं खुलेंगी तो इनको हटाने का काम करेंगे। ये निर्णय हमने इस वजह से लिया है। इसी वजह से हम लोग बंगाल में गए हैं। बंगाल में हमने अपील की है कि भैया बीजेपी के अलावा जिसको भी आपको वोट देनी है आप दें, लेकिन इनको हराना बहुत जरूरी है, वरना ये सारी चीजों को बर्बाद जैसा देश में किया है आपके बंगाल में भी कर देंगे। जी, आपकी वोट की चोट मुहिम है, वो अगर नाकामयाब होती है और भाजपा को सभी राज्यों में समर्थन मिलता हुआ नजर आता है, तो किसान का क्या नुकसान आप देखते हैं सर इस नजरिए से? देखिए, जैसे देश में आपने देखा है कि देश में किसानों के खिलाफ नीतियां अपनाई जा रही हैं बिना किसी से पूछे समझे, कंसल्ट किए। ये 3 कृषि कानून किसानों के ऊपर लादने का काम इस सरकार ने किया है, और वोट वॉइस से इन्होंने पास कर दिया था। बिल्कुल असंवैधानिक तरीके से इसको कानूनों को पास किया गया। उसके बाद विशाल आंदोलन होने के बाद भी लोगों ने प्रतिवेदन दिए, मैंने स्वयं
इनके मंत्रीगणों से कई बार मुलाकात हुई, मैंने स्वयं बड़े राष्ट्रीय अखबारों में लेख तक लिखे कि भाई इन कानूनों में इस तरीके से होना चाहिए, एमएसपी की लीगल गारंटी मिलनी चाहिए। तो जब ये सरकार नहीं मानेगी और नहीं मान रही है, तो यही काम इन्होंने देश भर में किया है। देश में आप देख लीजिए, आज की तारीख में युवा बेरोजगार घूम रहा है, जो उनका वायदा 2 करोड़ नौकरियां देने का था। मजदूर परेशान है। मनरेगा की रिपोर्ट पिछले दिनों आई थी, मनरेगा में करोड़ों अतिरिक्त मजदूर जो है मनरेगा में गड्ढे खोदने का काम इस देश में कर रहे हैं, जो अच्छी नौकरियों पे थे पहले। तो इन्होंने नोटबंदी जैसी, तालाबंदी जैसी, जीएसटी जैसी गलत नीतियां अपनाई है देश में। वही चीज ये बंगाल में भी कर देंगे। जमीन छीनने का काम ये कर रहे हैं किसान की, मजदूर की। तो चाहते हैं किसान मजदूर बन के घूम जाए। तो ये चीज अब हम होने नहीं देंगे। और केवल ये 2 लोग हैं जिनके पक्ष की नीतियां ये बनाते हैं। उनकी अभी टाइम्स ऑफ इंडिया में कल परसों ही छपा था कि विश्व में सबसे ज्यादा अगर किसी व्यक्ति की एक साल में आमदनी बढ़ी है तो वो जो है अडानी है। अडानी की $16 बिलियन बढ़ी है, अंबानी की $8 बिलियन बढ़ी है। तो विश्व में सबसे ज्यादा दौलत इनके साथी, इनके मित्रों की बढ़ रही है। तो सब लोगों को गरीब करते हुए, सबकी जेब में डाका डालते हुए बाकी लोगों को काम करेंगे जैसे देश में कर रहे हैं, ऐसा ही बंगाल में करेंगे और प्रदेशों में करेंगे। तो अब इनको जाना होगा, ये किसान हित की, जनहित की सरकारें नहीं है। जी जी, जब से किसान आंदोलन शुरू हुआ है, किसानों की बदनामी भी शुरू हुई है। पहले किसानों को अन्नदाता के नाम से पुकारा जाता था, आज खालिस्तानी, आतंकवादी, पाकिस्तानी अनेक नामों से पुकारा जाने लगा है। और ये बदनाम करने वाले कुछ चंद मुट्ठी भर लोग जो कुछ मीडिया में बैठे हैं, कुछ जनता में बैठे हैं, ट्विटर के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से इस तरह से बदनाम करने की मुहिम चल रही है। आप उन लोगों के बारे में क्या कहना चाहेंगे पुष्पेंद्र जी? देखिए, सबसे पहले इन्होंने, मुश्ताक जी, ये कोशिश की कि इसको हम केवल क्योंकि सिख भाई इसमें आंदोलन ज्यादा कर रहे थे, शुरुआत हुई थी, रेलवे ट्रैक पे वो बैठे रहे पंजाब में 2 महीने तक, तो इन्होंने कोई सुनवाई नहीं की। तो उसके बाद उन्होंने जो है दिल्ली कूच का फैसला किया कि हम 25, 26, 27 नवंबर को दिल्ली आ जाएंगे। तो इन्होंने इसको बीच में गड्ढे खोदे, ट्रेंचेस खोदी, पानी की बौछार उनके ऊपर डाली, लाठीचार्ज किया, फिर भी वो जो है मजबूती से डटे रहे, दिल्ली आ गए। तो इन्होंने फिर एक अपना ड्रामा शुरू किया कि भाई क्योंकि उसमें सिख भाई ज्यादा थे, तो इन्होंने सोचा कि इनको खालिस्तानी कहना सबसे आसान है, तो इनको हम खालिस्तानी कह के बदनाम करें। जबकि इन्हीं सिख भाइयों के नाम से सिख रेजिमेंट हमारे देश में है। तो ये सबसे बड़ी देशभक्त कौम है और बड़ी कुर्बानी देने वाली कौम है सिख कौम जो है। इन्होंने देश की रक्षा में अपने बड़ी बड़ी बलिदान दिए। अपने जो स्वतंत्रता का आंदोलन था, सबसे ज्यादा जो सजाएं हुई, फांसियां हुई, वो जो है पंजाब में हुई, पंजाब के लोगों की हुई, सिख भाइयों की हुई। ऐसी मजबूत कौम को, ऐसी देशभक्त कौम को ये लोग जो है खालिस्तानी कह के रिजेक्ट करना चाहते थे, ताकि इस आंदोलन का विस्तार और जगह ना हो और जनमानस में इनके विरुद्ध एक वो बात बने। फिर इन्होंने कुछ, जब हरियाणा के भाई, हमारे किसान भाई जुड़ गए, तो इन्होंने कहा भाई 2 राज्यों का आंदोलन है। फिर पश्चिम यूपी भी जुड़ गया और राजस्थान भी जुड़ गया। तो ये तमाम इन्होंने प्रपंच किए थे और उसमें एक इन्होंने साजिश रची थी लाल किले वाली। लाल किले पर कोई भी व्यक्ति हाई अलर्ट वाले दिन 26 जनवरी को परिंदा भी वहां पर नहीं मार सकता। और वो बाय डेफिनेशन किला है, उसका नाम किला है, यानी कि उसमें तोप, तलवार, बड़ी बड़ी सेनाएं नहीं घुस सकती। उसमें 1500 आदमी जाके डंडा लेके घुस जाते हैं, जो दिखाता है कि वो इन्होंने स्वयं उसके गेट, क्योंकि वीडियो सब वायरल हुए बाद में, तो पुलिस वालों की शह से, पुलिस वाले भी गलत नहीं थे, पुलिस वालों को गलत आदेश दिया गया था कि आपको इनको जाने देना है। और मैं तो आपके चैनल पे बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहूंगा कि भाई लाल किले वाले दिन यदि गृह मंत्री के अंडर होती है दिल्ली पुलिस और लाल किले में लोग घुस जाएं, तो गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, गृह मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए। और बाद में वो जो व्यक्ति था, उसके फोटो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और इनके सांसद जो सन्नी देओल बम्बई में रहते हैं, उनके साथ वायरल हुए, तो सबको पता लग गया, सारी साजिश का खुलासा हो गया। तो ये साजिश इन्होंने की है कि एक जाति का बता दें, एक धर्म का बता दें, या इसको टुकड़े टुकड़े गैंग बता दें, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, फॉरेन फंडिंग, इस तरह का ट्वीट किसी ने कर दिया तो ट्वीट आ रहा है साहब इनके सपोर्ट में। तो इस तरह की चीजें ये करते रहे हैं, लेकिन ये अब सारी चीजें इनकी फेल हो गई हैं और किसान मजबूती से अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं इनको झुकना होगा, इन मांगों को मांगना पड़ेगा। जी, अभी एक नया शगुफा चल रहा है कि किसान यूनियन में दरार पड़ रही है। नहीं, कोई दरार नहीं है भाई। 40 संगठन तो मेन है इसके अंदर, उसके साथ लगभग 400-500 संगठन और हैं, पूरे देश के संगठन है। बल्कि उल्टा तो मैं ये कहूंगा कि दरार की जगह और विस्तार हो रहा है।
आंदोलन पूरे देश में फैल गया है। भाई यहाँ से शुरू हुआ था मुख्य रूप से पंजाब से, हरियाणा में, वेस्टर्न यूपी में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, और आपके सामने जो है कल परसों से है, कल और आज रैलियां हो रही है वहां बंगाल में, नंदीग्राम में रैली हो रही है, सिंगूर में रैली हो रही। तो ये सारी जो चीजें हैं, कर्नाटक में मीटिंग होनी है, महाराष्ट्र में मीटिंग की परमिशन मांगी गई थी, वो इन्होंने निरस्त कर दी थी या परमिशन नहीं दी थी। तो हम ये कह रहे हैं कि ये आंदोलन व्यापक बनता चला जा रहा है और इसके साथ और वर्ग भी जुड़ते चले जा रहे हैं। जैसे मजदूर वर्ग है, कल को यानी 15 तारीख को, 15 मार्च को मजदूरों का और किसानों का साझा कार्यक्रम है, पूरे देश में जो है हड़ताल होगी। तो मजदूर वर्ग जुड़ गया है, बेरोजगार युवा इसमें जो है, कल यहाँ गाजीपुर बॉर्डर पर आप देखते, वहां पे बेरोजगार वर्ग जो, जिसको नौकरियां देने का इन्होंने वायदा किया था, वो लोग वहां बैठे हुए थे। तो इसमें अलग 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 पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग जिनकी पेंशन काट दी गई है और अन्य डिपार्टमेंट जिनका डीए फ्रीज कर दिया गया है, तो सारे के सारे रिटायर्ड वर्ग भी इसके साथ, सरकारी कर्मचारी भी जुड़ता चला जा रहा है। व्यापक जन आंदोलन का रूप इसने ले लिया है और इसमें जो है एकता बन रही है, अलग अलग वर्ग जुड़ रहे हैं, किसान संगठन छोड़ो, किसानों के अलावा संगठन जुड़ रहे हैं। तो बड़ा मजबूत आंदोलन हो रहा है, कोई बिखराव इसमें नहीं है। कई जगह पे ये देखा जाता है, सवाल पूछा जाता है कि आप किसान हैं, किसान है या नहीं है। तो किसान अगर नहीं है तो आप इस आंदोलन में क्यों शामिल हो रहे हैं, क्यों किसानों को समर्थन कर रहे हैं? क्या किसान आंदोलन में शामिल होने के लिए, किसान का समर्थन करने के लिए किसान होना जरूरी है? आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं इसमें बाबा रामदेव वाला जो, ये अन्ना वाला जो आंदोलन था, उसका उदाहरण दे देता हूँ। अन्ना आंदोलन जब हुआ था, भ्रष्टाचार के खिलाफ हुआ था, उसमें सारी बीजेपी, सारा आरएसएस, सारे बाबा रामदेव, वो सब घूम रहे थे वहीं पर। मैं स्वयं भी उसमें गया था, जबकि मैं किसानों के मुद्दे उठाता हूँ। तो किसी जन सरोकार के मुद्दे पर कोई व्यक्ति, कोई संस्था, कोई सेलिब्रिटी, कोई पॉलिटिकल पार्टी जो प्रतिबंधित नहीं है इस देश में, यदि सपोर्ट करता है तो उसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और किसानों के पक्ष में खड़ा होने का काम देश से विदेश से यदि कोई कर रहा है तो इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, जब तक वो व्यक्ति प्रतिबंधित नहीं है। और प्रतिबंधित भी है, अगर हमें सपोर्ट कर रहा है तो वो हमारी मर्जी से तो कर नहीं रहा, उसके खिलाफ अगर कोई काम है तो आप कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी वर्ग, भाई आप पत्रकार है, आपके खिलाफ कोई अन्याय हो और हम आपकी बात उठाएं तो इसमें क्या तकलीफ होनी चाहिए? लोकतंत्र है। क्या ये अवैध है किसी दूसरे वर्ग के पक्ष में कोई दूसरा वर्ग जो है आवाज नहीं उठा सकता? तो इसमें कोई ये स्ट्रेंथ कम करना चाहते हैं, केवल किसानों तक, एक जाति तक, एक प्रदेश तक सीमित करना चाहते थे। अब ये विस्तार लेता जा रहा है तो इनको लग रहा है कि किसानों के अलावा क्यों लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं। सारा देश हमें सपोर्ट करेगा और सारा देश आपको उखाड़ करके फेंकने की तरफ जा रहा है, ये मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से बताने जा रहा हूँ। जी, ये भी कहा जा रहा है कि विपक्ष आपके कंधे का इस्तेमाल कर रहा है और आपके कंधे से बंदूक चला रहा है। है, यदि जन सरोकार के मुद्दे पर वो सड़कों पे नहीं उतरेंगी या वो जो है मोर्चे में शामिल नहीं होंगी, तो आप जैसे सम्मानित पत्रकार उनसे पूछेंगे कि भाई किसान सड़कों पे, आप उनका समर्थन क्यों नहीं कर रहे? और अगले आने वाले चुनाव में भी हम पूछेंगे भाई हम जब सड़कों पे थे तब आपने हमारा साथ क्यों नहीं दिया? तो ये तो पार्टियों का और अलग अलग संस्थाओं का कर्तव्य है कि भाई कोई व्यक्ति अगर सड़क पे आया है, आंदोलन कर रहा है, तो उसका साथ दिया जाए यदि उसकी मांग जायज है। जी, तो इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अगर जनता को कुछ संदेश देना चाहेंगे, ग्रामीण जनता के लिए, शहरी जनता के लिए, या वो जनता जो वोट देने वाली है, सरकारें चुनने वाली है हाल फिलहाल में, आप क्या कहना चाहेंगे सर हमारे माध्यम से आपके सभी दर्शकों के लिए कि ये कानून किसानों के लिए तो खराब है ही। ये सरकार किसानों के विपक्ष में काम कर रही है, मजदूरों के जो विरोध में काम कर रही है। और अगर ये कानून पास हो जाते हैं तो अल्टीमेटली आप लोग जो शहर में बैठे हैं, आप लोग को ही 100 रुपए किलो में आटा खरीदना पड़ेगा। उसका प्रभाव आपके ऊपर ही पड़ने जा रहा है। अंत में हम तो खत्म होंगे ही होंगे। ये आपकी जेब पे भी डकैती डलने जा रही है। जिस प्रकार इस देश में नारा हो गया है, हम दो हमारे दो, डीजल 90, पेट्रोल 100, आप सिर्फ 100 रुपए में पेट्रोल खरीद रहे हैं। और जब $120 आता था और मनमोहन सरकार में 60 रुपए में बिकता था तो कुर्ते फाड़ फाड़ के प्रदर्शन करते थे। आज ये 60 रुपए में और $60 में और $20 तक गिर गया था कच्चे तेल का भाव, और फिर भी ये जो है 100 रुपए में बेच रहे हैं। तो ये सारे देश की आंख अब खुल जानी चाहिए। और मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, सारे देश को बर्बाद करने का काम इस सरकार ने कर दिया है। लोकतंत्र में जो संस्थाएं हैं, सब संस्थाओं के ऊपर रौंदने का काम इस सरकार ने कर दिया है। और अभी कल परसों जो है बहुत अच्छा आर्टिकल लंदन बिजनेस स्कूल के एक प्रोफेसर का टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा था। उसने बहुत, ये मैं आपको इस पे दिखा भी सकता हूँ, ये
जो अगर कि केवल इलेक्शन के विषय में नहीं है ये बात। जिस प्रकार ट्रंप ने यूनाइटेड स्टेट्स में, अमेरिका में को रौंदने का, कुचलने का काम किया या कोशिश की, उसको बचाने के लिए तमाम संस्थाएं, इवन जो उनके अपनी पार्टी के लोग हैं वो भी उतर आए, मीडिया उतर गया, जुडिशरी ने साथ दिया, सरकारी कर्मचारियों ने साथ दिया। इसी तरीके से लोकतंत्र को यहाँ कुचलने का काम किया जा रहा है। अगर एक वर्ग मुस्लिम भाई कोई आंदोलन करें तो ये पाकिस्तानी हो गए, सिख करें तो ये खालिस्तानी हो गए। ऐसा लग रहा है जैसे दो लोगों को छोड़कर के सारा देश देशद्रोही हो चुका है। तो इन सब संस्थानों को बचाने का कर्तव्य मीडिया का भी है, आम जागरूक नागरिकों का, किसानों का और अन्य संस्थाओं का भी है। इस देश में ये अघोषित इमरजेंसी चल रही है, ये हालात चल नहीं सकते। और मैं तो बीजेपी वालों से भी कहूंगा, अरे भाई आपको जो 300 सीटें दी है वो किसानों के बलबूते पे तो आपको मिली है। आप चाहो तो अपनी पार्टी भी बचा सकते हो और देश को बचा सकते हो। आपको इस व्यक्ति को बदल देना चाहिए जो एक बैल की दाएं, गांव में कहते हैं एक बैल की दाएं चल रही है, वो बैल सारे संस्थानों को कुचल रहा है अपने खुरों से। अरे इस बैल को ही बदल दो। आपका तो जो सजा हमें देनी है हम देंगे 2024 में, लेकिन आप 300 सीटें हैं, 155 एमपी आज खड़े हो जाओ, इसको बदल दो, दूसरा प्रधानमंत्री ले आओ, नितिन गडकरी को ले आओ, राजनाथ सिंह को ले आओ और किसी तीसरे को ले आओ। लेकिन इस व्यक्ति से देश को बचाना बहुत जरूरी है, मैं आपको बता रहा हूं। इसे समझ ही नहीं है कैसे देश चलना चाहिए। इन्होंने तो अपना उठे सुबह को, चलो भैया रात को 8 बज रहे नोटबंदी कर दो, अब रात को 8 बजे मजदूरों का कोई व्यवस्था नहीं की, तालाबंदी कर दो, कभी जीएसटी कर दो। अरे भाई ऐसे देश चलता है क्या? सारी संस्थाओं को कुचलने का काम मीडिया के ऊपर कितना इन्होंने शिकंजा कस दिया। कोई ट्वीट कर दे तो लड़की को, उसमें बैंगलोर वाली लड़की को, दिशा को उसमें जेल में डालने का काम कर दिया। तमाम संस्थाओं को रौंदने का काम कर रहे हैं ये। हमें इस संस्थाओं को बचाना होगा और बीजेपी का भी कर्तव्य है। आप चाहो 155 इकट्ठे हो, प्रस्ताव पास करो कि हमने अपना नेता बदल दिया है, ये घुटने पे आ जाएंगे। हमारे हाथ तो कट गए 2024 तक, यानी जनता के, हमने क्योंकि आपको सांसद बना दिया, लेकिन सांसदों के हाथ नहीं कटे हैं। सांसदों के हाथ में अभी भी पावर है। वो 155 यदि आज इकट्ठे होकर के निर्णय ले ले कि भाई नरेंद्र मोदी कल से हमारे जो है लोकसभा में हमारे लीडर नहीं होंगे, तो ये प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। ये इस ताकत का इस्तेमाल करो, क्योंकि अगली बार आप सांसद नहीं रहने वाले। अगर ये बचे रहे यहाँ, तो अपनी पार्टी बचाओ, देश को बचाओ। नरेंद्र मोदी एक धोखा है, देश बचा लो मौका है। जी पुष्पेंद्र जी, आपने अपना कीमती समय निकाला और यहाँ पे आके आपने मूल्यवान विचारों का आदान प्रदान किया, उसके लिए मैं न्यू इंडिया न्यूज की तरफ से आपका आभार व्यक्त कर रहा हूँ। धन्यवाद पुष्पेंद्र जी।